हेलो बच्चों, तो आज हम ना रिवीजन करेंगे किसका, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का, और किस बेस पे, आपके एनसीईआरटी के बेस पे हम रिवीजन करने वाले हैं। पहला। दूसरा बेटा, मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th की अलग से, हर टॉपिक मेंशन है। अगर आपको कोई टॉपिक ज्यादा पढ़ना है तो आप उसमें जाओ, प्लेलिस्ट खोलो, टॉपिक देखो, आराम से पढ़ो। बाकी आज हम सिर्फ उतना उस तरीके से करेंगे जितना अपनी एनसीईआरटी जो है वो लाइन टू लाइन बता रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेप्लिकेशन। देखो, रेप्लिकेशन में हमें पढ़ना क्या है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बात करो और अगर आप प्रोसेस पे नहीं जाते हो तो रेप्लिकेशन पे आपको एक चीज पढ़नी है। सबसे पहले रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। कब होता है रेप्लिकेशन, आपके एस फेज में। किसमें होता है बेटा, एस फेज में। कोई पूछे यूकेरियोट्स जो है वो रेप्लिकेट एक बार सेल डिवीजन की बात करते हैं या नहीं करते। अगले सेल डिवीजन में ही वो क्या कर रहे होते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, बस बात करें। दूसरा हमें पढ़ रहा है एंजाइम कौन सा यूज होता है, तो बताओ भाई एंजाइम कौन सा यूज होता है। एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है इसका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब जो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है जिस पे काम करेगा जाके, वो होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे एक बात लिखी है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो काम सर्व करता है। पहला काम करता है ये एनर्जी प्रोवाइड करने का, बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी प्रोवाइड करने का। दूसरा काम करता है ये एज न्यूक्लियोटाइड, एज न्यूक्लियोटाइड। अब एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ गई, आपका जो डीएनए है वो बहुत लंबा है, इस वजह से जब हम उसके अंदर सामने कॉपी बनाते वक्त बॉन्ड जोड़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, तो उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो मतलब आपका रेप्लिकेशन एक एनर्जी नीडेड प्रोसेस है। एनर्जी नीडेड प्रोसेस के लिए हमें कौन चाहिए होता है, आपका डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये बात समझ आ गई। अब हम कहेंगे जब हमारा जो रेप्लिकेशन होता है, जब उसकी प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में हमारे पास बनता है रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बनता है बेटा, रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क में आप इस तरीके से उसकी पोलैरिटी होती है, ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क के सामने वाली स्ट्रैंड, या फिर ऐसे मान के चलो तुम स्ट्रैंड के सामने वाली स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं पहले प्राइमर्स। क्या चाहिए होते हैं, प्राइमर्स। आप इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर्स लगा देते हो। फिर आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज जो कि आपके थर्ड एंड को एक्सटेंड करते हैं। किसको एक्सटेंड करते हैं, आपके थर्ड एंड। हमारी जो 5 से 3 वाली स्ट्रैंड होती है, इस स्ट्रैंड पे जो आपका डीएनए वो कंटिन्यूस बनता है, इसलिए हम कहते हैं इसको लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बेटा, लीडिंग स्ट्रैंड। और इस वाली स्ट्रैंड पे हमारा डीएनए क्या बनता है, डिसकंटिन्यूस बनता है, इसलिए हम इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और क्या बनता है ये, डिसकंटिन्यूस। और जो ये डीएनए की जो बीच बीच में स्ट्रैंड बनती हैं, इन स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और यहाँ पे होता है बेटा ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। तो ये तो याद करना है आपको रेप्लिकेशन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, कि एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। डीएनए पॉलीमरेज चाहिएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, या फिर आप ऐसे कहो दो तरीके से काम करता है, दो फंक्शन सर्व करता है। पहला एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जुड़ा, दूसरा जुड़ा, एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड बन गया। दूसरा एज ए न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट की तरह सर्व करेगा। और इस तरीके से जब आपका रेप्लिकेशन होता है तो क्या बनता है, एक रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। फोर्क बन के टाइम आपके पास दो स्ट्रैंड आते हैं, एक 5 से 3, एक 3 से 5। 5 से 3 के सामने आपकी कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनती है, प्राइमर नीडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जिस स्ट्रैंड के सामने बन रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड, जो कंटिन्यूस बना रही होती है जिसके सामने डिसकंटिन्यूस मैनर में बन रहा होता है। क्योंकि अगर ये डीएनए ऊपर की तरफ और खुला और आपका रेप्लिकेशन फोर्क एक्सटेंड हुआ तो यहाँ पे हमें 5 से 3 प्राइमर की फिर से जरूरत पड़ेगी, और फिर से यहाँ पे एक डीएनए सिंथेसाइज होगा। अब बेटा प्राइमर को जब आपका पूरा डीएनए बन जाता है आखिरी तक, तो आपके प्राइमर को हटा दिया जाता है। प्राइमर को हटाने के बाद जो गैप फिल होता है, गैप फिल होता है, उसे कौन करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज। कौन करता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। और जो आपकी दो स्ट्रैंड्स, एक नई स्ट्रैंड और एक पुरानी स्ट्रैंड होती है, उनको ग्लू कौन करता है, आपका
उनको ग्लू करता है लाइगेज। कौन ग्लू करता है बेटा? लाइगेज। तो लाइगेज कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर। ये याद करना है, हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन की। देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, पहला तो हम ये बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना। क्या बनना? डीएनए से आरएनए। अब हम बात करेंगे जैसे हमारे रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड का हो रहा था, ऐसे ही आपकी दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं हो सकता? पहला रीजन होता है बेटा, आपके अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो कितने एमआरए बनेंगे? 2 एमआरए। अगर 2 एमआरएनए बन रहे हैं तो ये क्या बना सकते हैं अपने आप को? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कैसे बना सकते हैं? डबल हेलिक्स। या फिर तुम ऐसे बात कर सकते हो, ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगी। कैसे हो जाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड। और दोनों आरएनए अपने आप को क्या कर लेंगे? जुड़ा लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना दोनों आरएनए, दोनों आरएनए क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे और आरएनए कैसा हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड। अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो जो आपका प्रोटीन बनाने की प्रोसेस है बाद में, उसमें एनर्जी लगती है। तो ऐसे 2 आरएनए के बॉन्ड तोड़ने में बहुत सारी एनर्जी यूज होगी और ये जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी इसमें, पहला। दूसरा, अगर आपके 2 एमआरएनए बने तो कितने प्रोटीन बनेंगे? एक डीएनए से 2 टाइप ऑफ प्रोटीन बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 टाइप ऑफ प्रोटीन। बेटा सुनो, ये स्ट्रैंड के बेस अलग है, ये अलग प्रोटीन बनेगी। इसके अपोजिट है ना, तो ये अलग बनाते मिलेगी। तो एक डीएनए कितने प्रोटीन बनाएगा? 2। तो इससे आपकी जो मैकेनिज्म है ना आपकी बॉडी का, जो प्रोटीन से जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, जो फिनोटाइप देखने को मिलता है, वो थोड़ा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी भाई। अगर बॉडी के मैकेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी आई, इसलिए हम ये समझ गए कि आपके दोनों डीएनए स्ट्रैंड का आरएनए नहीं। ये बात समझ आई? अब अगला पॉइंट, अगर आपको क्या बनाना है? आरएनए बनाना है, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो हम लेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डीएनए में क्या क्या होगा? प्रमोटर, दूसरा टर्मिनेटर और तीसरा स्ट्रक्चरल जीन। ये प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे प्रमोटर पाया जाता है 5th एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। किसमें? 5th एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये अगर हम तो ये हमारी कौन सी है? कोडिंग स्ट्रैंड। कैसी है बेटा? कोडिंग। और ये स्ट्रैंड कौन सी है हमारी? टेम्प। कौन सी है बेटा? टेम्प। ठीक है, तो ये 5th एंड की कोडिंग पे पाया गया टर्मिनेटर, 3rd एंड ऑफ कोडिंग पाया गया। अगर हम वैसे देखते हैं तो अपनी स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम कौन पाया जाएगा? प्रमोटर। स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम कौन पाया जाएगा? टर्मिनेटर। ये बात समझ आ गई? अगर हम बात करें कि आपका जो आरएनए है वो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तो देखो ये सर्व करती है हमारी टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट की तरह मतलब इसको देख के कौन बनेगा? आरएनए। तो देखो 3 से 5 अगर आपके टेम्पलेट है तो 5 से 3 क्या बनेगा बेटा? आरएनए। और कॉम्प्लीमेंट्री किसके होगा? 3 to 5 स्ट्रैंड। अंतर क्या होगा? टी की जगह यू होगा। क्या होगा टी की जगह? यू। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो 5 to 3 बना, ये जाके कोड करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और ये दिखता कैसा है? बिल्कुल इस जैसा दिखता है, इसलिए स्ट्रैंड का नाम क्या है? कोडिंग। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऐसे दे दिया 5 to 3 स्ट्रैंड दे दिया और ऐसे पूछा है, देखो 5 to 3 ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, पर तुम्हें ऐसे बोल दिया ये एक 5 to 3 स्ट्रैंड है, इसका एमआरएनए बना दो। इसका मतलब क्या दे रखी है? कोडिंग दे रखी है। तो सेम स्ट्रैंड रखना एज इट इज 5 to 3 डायरेक्शन में। टी की जगह क्या कर देना? यू। क्वेश्चन खत्म। अच्छा मान लो ऐसे दे दिया 5 to 3 दे रखा है, ये पूछ लिया इसकी कोडिंग बता दो। क्या बता दो? कोडिंग। तो जैसा मतलब एमआरएनए दे रखा है तो एमआरएनए जैसे ही क्या बनेगी? कोडिंग। टी की जगह क्या कर देना? सॉरी यू की जगह टी कर देना। यू की जगह क्या कर देना? टी। अगर ये एमआरएनए हो तो इसमें यू होंगे। अगर इसकी कोडिंग बनानी है, डीएनए बनाना है, तो यू की जगह क्या करोगे? टी। अगर ये कोडिंग है तो तुम्हें क्या बनाना होगा? एमआरएनए। तब तुम क्या करोगे? इसमें ये कोडिंग है तो इसमें क्या मिलेंगे? टी। उसमें क्या कर देना? यू। अच्छा अगर मैंने ये स्ट्रैंड दे दी और मैंने बोला इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बना दो, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगी? डीएनए स्ट्रैंड।
तो फिर से अगर ये mRNA है तो U की जगह सेम T लगा देना, अगर ये कोडिंग है तो सेम स्ट्रैंड के ऊपर। ये बात समझ आ रही है जो मैंने कहा? एक बार करके देखना, ये क्वेश्चन आते हैं, बताओ ये हो जाएगा। अब आपको क्या बता रखा है इसके बाद? अब आपको बता रखा है स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। किसके बारे में बता रखा है? स्ट्रक्चरल जीन के बारे में। इन्होंने बोला कि जो आपके जीन्स होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो ये नहीं होती कभी भी कि भाई मान लिया हमने जिनकी डेफिनेशन ये होती है दैट कोड फॉर प्रोटीन, जीन्स आर दैट कोड फॉर प्रोटीन। मान ली हमने ये बात भाई, ये किसके लिए कोड कर रहे हैं? आपके प्रोटीन के साथ कर रहे हैं भाई, प्रोटीन के लिए कोड। लेकिन हमने कहा कि अगर हमारे डीएनए पे कुछ और पाया जा रहा है, जैसे प्रमोटर, टर्मिनेटर्स, आगे हम लैकोप्रोन पढ़ेंगे तो रेगुलेटर्स पाए जाएंगे, ये सब भी क्या है? जीन्स। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि सारे जीन ही प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो आपके डीएनए का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन के लिए कोड करता होगा उसका नाम क्या होगा? सिस्टोन। क्या होगा बेटा? सिस्टोन। तो सिस्टोन वो है जो डीएनए का वो हिस्सा जो एमआरएनए बनाता है, क्योंकि एमआरएनए किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन। अब सिस्टोन एक जीन है, लेकिन बाकी जो बचे हुए जीन है वो सारे सिस्टोन है? नहीं। तो देखो सिस्टोन्स आर जीन्स, पर ऑल जीन्स ऑन डीएनए आर नॉट सिस्टोन। ये बात खत्म। अब सिस्टोन की अगर हम बात करें तो सिस्टोन भी आपके यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की या फिर बात करूं यूकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट होते हैं आपके पॉलीसिस्टोनिक। कैसे होते हैं बेटा? पॉलीसिस्टोनिक। और ये कैसे होते हैं? मोनोसिस्टोनिक। इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे सिर्फ एक तरह के प्रोटीन के लिए कोड किया जाएगा, यहाँ पे बहुत एक से दो से ज्यादा प्रोटीन के लिए कोड किया जाएगा, एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए कोड किया जाएगा। मतलब ऐसे है प्रमोटर, टर्मिनेटर। अगर मोनोसिस्टोनिक है तो सेम सिस्टोन है, अगर पोली है तो 1 2 3। तीनों सिस्टोन किसके लिए कोड करेंगे? अलग अलग एमआरएनए। तो तीनों से क्या बनेगा? अलग अलग प्रोटीन। मतलब एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच ज्यादा सिस्टोन पाई जा रही है, ज्यादा प्रोटीन कोड होंगे। इसमें एक प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक ही तरह का प्रोटीन कोड होगा। उसके अलावा आपके प्रोकैरियोट्स में बेटा एक और चीज देखने को मिलती है। देखो पहले तो समझो, यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देखने को किसमें मिलता है? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है बेटा? हाँ, वेरी गुड। स्ट्रक्चरल जीन में आपका फंक्शनल के साथ एक नॉन फंक्शनल जीन भी प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं? आपके काम के जीन स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए, और यहाँ पे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। देन अब हम पढ़ते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम प्रोसेस होती है, एंजाइम्स अलग यूज होते हैं, पर हम बात करते हैं किसकी? प्रोकैरियोट्स। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस में मैकेनिज्म में होती है इनिशिएशन। क्या होती है बेटा? इनिशिएशन। फिर होती है इलोंगेशन, फिर होता है आपका टर्मिनेशन। अब देखो रेप्लिकेशन में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था, क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जोड़ने थे। बेटा अब आरएनए जोड़ना है, आरएनए बनाना है, तो कोई ऐसा पॉलीमरेज चाहिएगा जो आरएनए की स्ट्रक्चर जोड़े। तो हमें कौन सा पॉलीमरेज चाहिएगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अब वहां पे आरएनए डीएनए पॉलीमरेज के सबस्ट्रेट थे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो उसको हम लिखते थे डीएनटीपी। क्या लिखते थे? यहाँ पे क्या हो गया? एनटीपी। क्या होंगे? एनटीपी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सेम स्ट्रक्चर पर सेकंड पे OH होगा। अब ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी दो ही काम करते मिलेंगे, एनर्जी और आपका एज ए सबस्ट्रेट। इजी है ना? अब देखो इनिशिएशन कैसे होगा। आपका डीएनए है, आपके डीएनए पे प्रमोटर साइट है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। बेटा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को पहचान नहीं सकता, इसलिए कौन सा फैक्टर आएगा इनिशिएशन के लिए? सिग्मा। सिग्मा जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज पे, प्रमोटर पे जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा। तो सिग्मा फैक्टर क्या कराता है? इनिशिएशन। इलोंगेशन में क्या होगा? जैसे ही प्रमोटर को पहचाना गया सिग्मा फैक्टर बाहर चला जाएगा, खाली कौन बचा? आरएनए पॉलीमरेज। ये खोलेगा आगे बढ़ेगा, खोलेगा आगे बढ़ेगा, क्या कहलाएगा? इलोंगेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा? जैसे ही ये डीएनए का आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर साइट पे पहुंचेगा, उसे पहचान नहीं सकता, तो कौन आएगा? रो फैक्टर। रो फैक्टर किस पे जाके जुड़ेगा? आरएनए पॉलीमरेज। टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस। टर्मिनेशन में पहले कौन जाएगा? एमआरएनए जाएगा, उसके बाद आपका पॉलीमरेज जाएगा। कौन जाएगा? पॉलीमरेज। और उसके बाद जो डीएनए थोड़ा बहुत खुला हुआ था ना, वो क्या हो जाएगा? बंद, है ना? अब देखो
ये तो थी हमारी प्रोसेस। प्रोसेस के बाद अगर हम बात करें कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होते हैं, तो समझो, देखो सीधा सीधा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, क्या, एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज आपके आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए बना देता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, पॉलीमरेज 1, 2, पॉलीमरेज 3, 3 पाए जाते हैं। ये बनाता है आरआरएनए, ये बनाता है एमआरएनए, ये बनाता है टीआरएनए, और बाकी इन सब में आरआरएनए की यूनिट्स भी बनती है। ये बात समझ आई? एक बार बुक से देख लेना, आरआरएनए क्या बनती है, यूनिट्स भी बनती है। अगर मैं बात करूं एमआरएनए की तो बेटा इसे एचएनआरएनए भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एचएनआर। पहला डिफरेंस क्लियर। सेकंड डिफरेंस देखते हैं। देखो सेकंड डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में आपका प्रोसेस्ड आरएनए मिलता है। कैसे आरएनए मिलता है बेटा, प्रोसेस्ड आरएनए। प्रोसेस्ड आरएनए का मतलब वो एमआरएनए जो कि सीधा जाके क्या बना देगा, प्रोटीन। क्या बना देगा बेटा, प्रोटीन। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, एचएनआरएनए, इसका मतलब क्या होता है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए नॉन प्रोसेस्ड आरएनए। हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या फिर नॉन प्रोसेस्ड आरएनए। ये सारी प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रही होती है। तो न्यूक्लियस से आपके आरएनए को बाहर भेजने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, प्रोसेस। क्या करना पड़ता है बेटा, प्रोसेस। प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं, 3। पहला होता है कैपिंग। क्या होता है बेटा, कैपिंग। कैपिंग क्या होती है, 5 प्राइम एंड पे 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा देते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, टेलिंग। क्या होता है, टेलिंग। टेलिंग में हम थर्ड एंड पे पॉलीएडेनाइलेशन मतलब एडेनिन की टेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, एडेनिन की टेल। और थर्ड प्रोसेस क्या होती है, स्प्लाइसिंग। क्या होती है बेटा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास, हमने कहा था हमारे पास यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देखने को मिलती है। इसका मतलब एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन। इसमें जो हमारे इंट्रोन क्या है, वो जीन्स हैं जो कि कोई प्रोटीन कोड नहीं करते, इनअलाइक जीन है। हम इंट्रोन को क्या करते हैं, स्प्लाइस। स्प्लाइस का मतलब हम सारे इंट्रोन्स हटा देते हैं और बाद में एक्सोन्स को जोड़ देते हैं। तो बचता क्या है हमारे पास, 5 से 3 प्राइम में सारे के सारे एक्सोन्स। कैपिंग भी हो चुकी है, टेलिंग भी हो चुकी है, एचएनआरएनए, एमआरएनए बन चुका है। अब इसको हम कहाँ भेज देंगे, आपके साइटोप्लाज्म। अब ये फर्दर क्या करके आएगा, आपकी प्रोसेस करके आएगा। डन बेटा। अगर बहुत ज्यादा पढ़ना है तो गो बैक टू द वीडियोस, वहां देख लो। अगर आपको यूं है कि हमें इतना ही याद करना है तो ये वाला प्रोसेस याद रखो, इतना याद करोगे, एनसीईआरटी साथ में पढ़ लेना, ठीक है। कल बेटा जो नया चैप्टर है वो शुरू, जो नया टॉपिक है वो शुरू कराते हैं, या फिर अगर हो सका तो जो पिछले वाले जो टॉपिक्स है ना वो भी एनसीईआरटी से मैं करवा सकती हूँ बेटा, कल देखेंगे। अभी के लिए इतना प्लीज याद कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।